तो अगर तुम एक क्लास 12th के स्टूडेंट हो और तुम्हारा ड्रीम है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ कैंपस में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का जो रास्ता होता है CUET का एग्जाम, उससे रिलेटेड तुमको हर एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद ही CUET का फॉर्म जरूर भरना, इस वीडियो को मिस मत करो। स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में तुमको क्या देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में CUET एग्जाम क्या होता है, कब शुरू हुआ, कौन कंडक्ट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो तुम जानते हो, पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अलावा और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे JNU हो गया, तुम्हारा AMU हो गया, JMI हो गया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ जैसे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इनफैक्ट 250+ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से एडमिशन को लेती हैं, तो उनके बारे में पता चलेगा। CUET का एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। CUET एग्जाम तुम्हारे बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग है, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला चीज़ है कि तुम्हें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होगा, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए। मतलब ये चीज़ CUET को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है बाकी एग्जाम से, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, पर यहाँ पे आपको लिबर्टी दी जाती है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, और यही कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है वो मैं नीचे के पॉइंट्स में बताऊंगा तुमको, कि हाउ टू चूज सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, ये भी आएगा। आगे हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ्स कैसे निकलती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तुमको DU में एडमिशन लेना है, स्पेशली नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है, तो कट ऑफ के बारे में तुमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि DU में सीट्स कितनी होती है, और उसके अलावा जो भी मेन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, और इस हिसाब से तुमको कंपटीशन का भी आइडिया लग जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद हमको क्या करना होता है, कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करने चाहिए, और लास्ट, अभी एग्जाम तुम्हारा मई के अराउंड होगा, तो तुम्हारे पास अभी रफली 4 मंथ्स है, तो इस 4 मंथ्स के लिए तुम्हारी अगली फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं। सो CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम को NTA कंडक्ट करती है, जो सेम बॉडी है जो कि तुम्हारे JEE नीट जैसे एग्जाम्स को भी कंडक्ट करवाती है। तो CUET के बारे में ये हो गई। एग्जाम शुरू क्यों करा गया, एग्जाम 2022 में शुरू करा गया था, क्योंकि 2022 के पहले अगर तुमको DU में एडमिशन लेना है, JNU में एडमिशन लेना है, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग सेंटर्स पे जाना पड़ता था। पर अब ये एक यूनिफाइड एग्जाम हो गया, कॉमन एग्जाम हो गया, तो एक ही एग्जाम को देके तुम इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज हुई थी, स्पेशली आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिनके पास कोई यूनिफाइड एग्जाम अभी तक नहीं था। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज। जैसे मैंने कहा कि 250+ यूनिवर्सिटीज, जैसे तुम्हारी DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज होती है सब कुछ कवर्ड होता है। इनफैक्ट जो हमारी इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो भी CUET के थ्रू एडमिशन जरूर लेती हैं। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा DU नहीं हो पाया, हालांकि मैं जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तुमको DU तक जाने का, स्पेशली नॉर्थ कैंपस तक जाने का सारा रास्ता पता चल जाएगा, लेकिन बैकअप ऑप्शन भी तुम्हारे पास CUET से खुल जाते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो CUET एग्जाम अपने आप में काफी ज्यादा लिबरल एग्जाम है, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपको बस 12वीं पास होना पड़ता है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, और इन सभी यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। अगला है एग्जाम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो अपना CUET एग्जाम है, ये बाकी एग्जाम से काफी ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के बच्चे बैठते हैं। अदर एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर JEE का है तो सिर्फ इंजीनियरिंग के बैठेंगे, नीट का है तो सिर्फ मेडिकल का बैठेंगे, UPSC है तो बैठते तो सारी हैं, बट आपको ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पर यहाँ पे वो आप किसी भी डोमेन से पढ़ाई कर रहे हो, इससे मतलब नहीं पड़ता, आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं और आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको कोई भी दे सकते हैं। सो बेसिकली एग्जाम हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक अपना होता है लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट होता है हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स का, और तीसरा पार्ट होता है हमारा GAT का, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इस तरीके की चीजें पूछते हैं। यहाँ पे तुमको स्क्रीन पे दिख जाएगा एक
स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, जो भी मैंने पीपीटी बनाई है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इसमें क्या क्या पूछना है, डोमेन तुम्हारा हो गया कि अगर तुमने साइंस ली है तो तुम्हारा पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है। अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स हो सकता है। तुम आर्ट्स वाले हो तो तुम्हारा हिस्ट्री हो सकता है, पॉल साइंस हो जाता है, ये सब हो सकता है कि जो भी तुमने पढ़ा है। तो तुमको 3 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। एक तुम्हारा जीएटी का पेपर होता है, और लैंग्वेज हमारे पास 13 लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश और बाकी के सारे, इंग्लिश, हिंदी एंड बाकी 11 इंडियन लैंग्वेजेस। पहले यहाँ पे पिछले साल तक फॉरेन लैंग्वेजेस को भी रखा जाता था, पर अब हटा दिया गया, वो जीएटी में ही वो कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस तुम्हारा एग्जाम का 11th प्लस 12th एनसीईआरटी से थोड़ा सा अप होता, बहुत ज्यादा नहीं, जेईई नीट की तरह बहुत भारी नहीं पूछते वो लोग, बट थोड़ा सा अप होता है तुम्हारे एनसीईआरटी के लेवल से। और 11th 12th की एनसीईआरटी पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बाइबल, गीता, कुरान है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना अगर तुमको सीईटी क्रैक करना है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स जो तुम चूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, देखो लैंग्वेज तो तुम इंग्लिश, हिंदी ले लोगे या फिर जीएटी तुम ले लोगे, लेकिन जो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें प्रेफरेबली जिसमें भी तुमने 12th दिया है अपना, अगर तुम साइंस वाले हो, पीसीएम हो तो पीसीएम ही रखना अपना, पीसीबी ही रखना, अगर जो भी है जिसमें तुमने 12th पास करी है। अदरवाइज मान लो कि तुमको साइंस से हिस्ट्री में स्विच करना है, तुमको आगे जाके आर्ट्स करना है या कॉमर्स करना है, तो तुम्हारी जो टारगेट यूनिवर्सिटी है पहले देख लेना कि उसने कुछ स्पेशल क्राइटेरिया तो नहीं सेट कर रखा। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज क्रैक करती हैं कि अगर तुमको हिस्ट्री करना है तो तुमको सीयूईटी भी हिस्ट्री में देना पड़ता है। तो वो देख लेना, और उस हिसाब से, जैसे कि अगर तुमको एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर तुमको फिजिक्स ऑनर्स करना है तो तुम्हारे लिए सीयूईटी में तुम गैट दे रहे हो, लैंग्वेज में क्या ले रहे हो, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारे पास मैथ्स और फिजिक्स ये तुम्हारे सीयूईटी के एग्जाम में होने ही चाहिए अगर तुमको फिजिक्स ऑनर्स करना है। तो वैसे ही देख लेना कि तुम जो भी करना चाहते हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी तुम्हारी टारगेट यूनिवर्सिटी है उसमें क्या वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांग रहे हैं, अगर मांग रहे हैं तो उसको अपने सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स में जरूर सिलेक्ट करना। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सो सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न होता है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, एंड 50 के 50 मैंडेटरी है, तुमको सारे करने हैं। हर पेपर 1 घंटे का होगा तुम्हारा, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है तो 1 घंटे का होगा, एक दिन में 3 घंटे, तीन पेपर होंगे एक साथ ही, और एक पेपर 1 घंटे का होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। हर करेक्ट, इनकरेक्ट और लीव, करेक्ट सवाल के लिए तुमको +5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट सवाल के लिए तुमको -1 मिलेगा, और अगर तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, लीव कर दिया, तो तुमको उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो पेपर में तुक्का मत मारना, क्योंकि गलत क्वेश्चन होने पे -1 भी मिल जाता है। नेक्स्ट इज कट ऑफ। सो सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसका हम कट ऑफ बता नहीं सकते, एग्जाम होने के पहले, इनफैक्ट एग्जाम होने के बाद भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग डोमेन्स के बच्चे एग्जाम देते हैं, अलग अलग, ऑलमोस्ट मंथ लॉन्ग एग्जाम होता है ये, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की तरह बहुत लंबा होता है, अलग अलग शिफ्ट में बच्चे पेपर देते हैं। तो किसी की शिफ्ट हार्ड आ गई, किसी की मुश्किल हार्ड आ गई, किसी की इजी आ गई, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए तुम्हारे स्कोर को नॉर्मलाइज करते हैं। वो अब उनका कोई फॉर्मूला होता है, वो लगाते हैं कि कितने बच्चे अपीयर हुए, एवरेज स्कोर क्या आया, इस सब को। एंड मान लो कि जिसकी हार्ड शिफ्ट आई थी उसके कम मार्क्स आए हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसकी इजी शिफ्ट आई थी उसके ज्यादा मार्क्स आए तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। सुनने में अनफेयर लगता है, पर यूजुअली अनफेयर होता नहीं, क्योंकि उनको नॉर्मलाइज करना होता है, क्योंकि एक ही पेपर नहीं दे सकते, बहुत सारे पेपर होते हैं, तो नॉर्मलाइज करना होता है ताकि सबके लिए इक्वल फील्ड आए। एंड उसके बाद तुम्हारी कट ऑफ निकलती है कि तुम्हारे कितने परसेंटाइल आए। देन वो कट ऑफ तुमको सिर्फ तुम्हारी सीयूईटी के कट ऑफ के हिसाब से तुमको कॉलेज नहीं मिलता, हालांकि बेस क्राइटेरिया वही होता है। लेकिन मान लो तुमने डीयू में बीकॉम ऑनर्स भरा, तो बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में यूजुअली कट ऑफ 950 प्लस ही जाती है। तो अगर तुम्हारे सीयूईटी में 950 नंबर नहीं आए हैं तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन मान लो तुम्हारे 950 आए हैं और तुमने डीयू में एसआरसीसी के लिए भरा, लेकिन हो सकता है 950 लाने वाले से भी ज्यादा बच्चे बैठे हो,
तो हो सकता है कि SRCC की CC के BCom ऑनर्स की सारी सीट 970 पे ही फुल हो जाए, तो उस केस में तुम्हारा 950 आने के बाद भी SRCC में एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, डिफरेंट डोमेन्स के बच्चे दे रहे हैं, तो कट ऑफ हर साल वेरी करती है और कोई भी एग्जाम के पहले नहीं बता सकता कि कट ऑफ कैसे आएगी। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, इन चीजों से डरना नहीं कि मैं मैक्सिमम कितने से कितने मार्क्स ला सकता हूं। इसलिए कट ऑफ के पीछे मत भागना कि इंटरनेट पे सर्च करें, किसी ने वीडियो बना दी तो वो देखने के लिए चले गए। कोई भी नहीं बता सकता जब तक रिजल्ट नहीं आता है कि किस कट ऑफ पे कितना एडमिशन होगा। हर कोई एक रफ एस्टिमेट आइडिया देगा एंड वो सिर्फ रफ एस्टिमेट ही होता है। तो टाइम वेस्ट अपना मत करना इस चीज पे। नेक्स्ट, हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करने हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था फिजिक्स ऑनर्स का, मैं 2 एग्जांपल और तुमको दे देता हूं। एक सवाल और हो सकता है तुम्हारा कि एग्जाम कितने बच्चे देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा मैं बता देता हूं क्योंकि काफी बच्चे ना कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उससे भी डरते हैं कि लेट से इस साल, पिछले साल ऑलमोस्ट 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार तुम चलो ले लो कि 14 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे CUET का। सो तुमको ये 14-15 लाख वाले नंबर से नहीं डरना है क्योंकि ये सारे 15 लाख बच्चे DU नहीं जाने वाले। जैसा कि मैंने कहा कि 250 प्लस यूनिवर्सिटीज लेती हैं DU के अलावा JNU, BHU जैसी, और यहाँ पे तुम AMU लिख सकते हो, तुम JMI लिख सकते हो, तुम यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लिख सकते हो जिसके लिए भी बच्चे compete करते हैं। तो तुमको इस नंबर से डरना नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा या बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि तुमको बस ये देखना है कि तुमको जिस कॉलेज में जिस भी कोर्स में जाना है उसके लिए एवरेज क्या जाता है। जैसे सबको पता है कि SRCC में BCom ऑनर्स अगर करनी है तो उसका एवरेज 930 प्लस जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, तुमको पता है कि बस 930 प्लस नंबर लाने मेरा हो जाएगा। सो घबराने की बात नहीं है 14-15 लाख वाले नंबर से, क्योंकि सब DU नहीं जा रहे, कोई बहुत सारे लोग इधर भी जाने के लिए एग्जाम देते हैं। वीडियो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं तुमको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था, मैं डिटेल में बताना चाहता था। इसीलिए अभी ये कुछ 5 पॉइंट्स अभी भी रह गए हैं जो कि कवर नहीं हो पाए। पार्ट 2 में कवर होंगे और इन दोनों वीडियोस में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। ये वीडियोस एकदम साइमल्टेनियस एंड एडजेसेंटली अपलोड हो जाएंगी। अभी तक मैंने कट ऑफ तक की बात तुमसे कर ली है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स के बाद क्या करना होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपके अच्छे नंबर आने के बाद भी आपका एडमिशन रुक सकता है अगर आपने यहाँ पे गलती करी। तो कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए पढ़ाई करते के साथ और एग्ज़ाम के बाद भी, और तुम्हारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ये सब पार्ट 2 में मैं कवर करूंगा। तो ये वीडियो अधूरी है पर इंफॉर्मेशन तुमको पूरी मिलेगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही वीडियो आए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए।